हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारी वीडियोस से आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्प मिलेगी और यहाँ आपको वैलिड नोट्स सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रोवाइड किए जाते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ पार्लियामेंट के मेन फंक्शंस और पावर से रिलेटेड आर्टिकल पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स और हैं जो कि पार्लियामेंट के फंक्शंस और पावर्स के बारे में बताते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम उन रिमेनिंग आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें पार्लियामेंट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 से लेकर 88 तक हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आर्टिकल नंबर 84 तक हम यहाँ डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 85 से 88 तक। तो आर्टिकल 85 क्या कहता है? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोपगेशन एंड डिसोल्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं, किस तरीके से प्रोपोगेट होती है और दूसरी बार पार्लियामेंट किस तरीके से डिसॉल्व होती है। ये आर्टिकल 85 बताता है द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट to meet as such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its lasting sitting in one session and the date appointment for its first sitting in the next session। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर समन करते रहते हैं हर हाउस के पार्लियामेंट के जैसे दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हर हाउस के बारे में यहाँ पर वो टाइम टू टाइम उनके बारे में मेंटेन उनको करते रहते हैं। इसके अलावा हर 6 महीने में, ऐसा जरूरी नहीं कि हर 6 महीने में किया जाए, बट फिर भी अपने अनुसार वो इसे मेंटेन करते रहते हैं उसके सेशन को, क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं जैसे हम मॉनसून सत्र कहते हैं। इसके अलावा विंटर सेशन होता है। इसी तरीके द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस ऑफ और आइदर हाउस डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि ये सभी कुछ प्रेसिडेंट के ही हाथ में होता है कि वो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट को मेंटेन करें। सेकंड, दोनों हाउस, कोई सा भी हाउस हो, लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों के ही बारे में यहाँ पर वो पूरी जानकारी रखते हैं कि किस बिल पर इस पे चर्चा हो रही है या जो कुछ भी है, ये सेशंस के बारे में सभी कुछ राष्ट्रपति इस पे ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, इसे डिसॉल्व करना, किसी भी हाउस ऑफ द पीपल को डिसॉल्व करना या फिर लोकसभा को डिसॉल्व करना, ये सभी कुछ भी राष्ट्रपति के ही हाथ में होता है। आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 क्या कहता है? तो राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, यानी राष्ट्रपति के उन अधिकारों के बारे में ये बताता है जब राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है उनको किस तरह का कोई मैसेज सेंड करना या फिर उन्हें एड्रेस करना, तो ये राष्ट्रपति के अधिकार में शामिल है। और ये आर्टिकल 86 बताता है द प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउसेस असेंबल्ड टुगेदर, या तो प्रेसिडेंट किसी एक हाउस को एड्रेस कर सकता है या फिर जब दोनों ही हाउसेस की एक संयुक्त बैठक होती है, इनके असेंबल्ड जब होते हैं ये साथ में, तो दोनों को साथ में भी एड्रेस कर सकता है। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस सिर्फ ये होता है अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स, यानी कि ये पता लगाना कि यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं हाउसेस में। The President may send message to either House of Parliament rather with respect to a bill than pending in Parliament or otherwise। यानी कि प्रेसिडेंट किसी भी तरह का मैसेज जो है सेंड करते हैं पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी, तो वो कब करते हैं? जब अगर कोई बिल जो है वो पेंडिंग हो पार्लियामेंट में या फिर अदरवाइज भी कर सकते हैं। A house to which any message is so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration। यानी राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया कोई भी मैसेज किसी भी सदन में बहुत इंपॉर्टेंट है और उस मैटर पर चर्चा यहाँ की जाती है और उसे कंसिडर
सबसे पहले किया जाता है। फिर आता है आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा एक स्पेशल एड्रेस दिया जाता है। वो क्या है? At the commencement of the first sessions after each general election to the House of the Peoples and at the commencement of the first sessions of each year, the President shall address both the Houses of Parliament, assemble together and inform Parliament of the cause of its summon. जब भी यहाँ पर पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है, यानी कि जनरल इलेक्शन के बाद जब पार्लियामेंट का हाउसेस का पहला सेशन होता है या फिर साल का पहला सेशन होता है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को जब वो साथ में असेंबल्ड होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, तब उनको एड्रेस करते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट को समन्स के बारे में। Provision shall be made by the rules regulating the procedures of either house for the allotment of time for discussions of the matter referred to in such address। और इस एड्रेस में वो क्या बताते हैं कि वो उन प्रावधानों या नियमों के बारे में यहाँ पर सदन के दोनों हाउसेस को ये बताते हैं, उसकी प्रोसीजर के बारे में बताते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई मैटर है तो उसके लिए यहाँ पर एक टाइम अलॉट किया जाता है। उससे ज़्यादा आप उसे किसी भी सदन में नहीं रख सकते या किसी बिल को नहीं रोक सकते। तो इससे रिलेटेड प्रोसीजर्स, अलॉटमेंट ऑफ टाइम के बारे में वो इस एड्रेस में बताते हैं। आर्टिकल 88 क्या कहता है? राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउस, यानी कि बाकी मिनिस्टर्स के अधिकार और अटॉर्नी जनरल के क्या राइट्स होते हैं पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में। Every ministers and the Attorney General of India shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of either house. Any joint sitting of the house and any committee of parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote. आर्टिकल 88 ये बताता है कि कोई भी मिनिस्टर हो या फिर भारत का अटॉर्नी जनरल, तो उन्हें ये अधिकार होता है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें बोलने का अधिकार रखते हैं, उनके मैटर्स में पार्ट लेने का अधिकार रखते हैं। उनकी अगर जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की तो उसमें भी वो बोलने का अधिकार रखते हैं। पार्लियामेंट की कमेटी में शामिल होने का भी अधिकार रखते हैं और पार्लियामेंट का मेंबर होने का भी अधिकार रखते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में एक एक्सेप्शन ये है कि ये आर्टिकल उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं देता। मतलब मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, पर वोटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस मेंबर्स के लिए, उसमें वो वोट नहीं कर सकते। सेकेंडली अगर वो यहाँ के मेंबर हैं तो वो बोलने का अधिकार रख रहे हैं, पर आर्टिकल एक्सेप्शन ये कहता है कि वो यहाँ पर वोट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है। द टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स इन सच अ वे that the ratio between the number of seats allotted to each state and the population of a state is so far as practicable the same for all states। यहाँ पर ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के लिए यहाँ पर जो इलेक्टिव मेंबरशिप होती है उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसे इस रेशियो में बांटा जाता है। नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की जाती हैं हर स्टेट को, जैसे कि लोकसभा के चुनाव होते हैं या राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो हर राज्य में एक नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की जाती है वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से। ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ सीट्स हर राज्य में सेम रहें, वहाँ की जनता के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की जाती है। द काउंसिल ऑफ स्टेट इज designated to maintain the federal character of the country. The number of members from a state depends on the population of the state. Example 31 from उत्तर प्रदेश and 1 from नागालैंड। यानी कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर कंट्री के फेडरल कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अ स्टेट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि कितने मेंबर्स होंगे उस सदन में, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे, कितने पॉपुलेशन है उस जगह की। जैसे कि उत्तर प्रदेश से नंबर ऑफ 31 है, वही नागालैंड से सिर्फ 1 है। सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन सर्टेन प्रोविजन अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन if it feels that the provisions are unconstitutional or alter the basic structures of the constitution। यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी तरह का प्रावधान या अमेंडमेंट भारतीय संविधान में लाया जा सकता है अगर उन्हें लगता है
कि किसी तरह का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्टर्ब कर रहा है। तो टू टेक अवे द प्रोविजन पार्लियामेंट हैज टू प्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू रिपील द प्रोविजन। तो इस प्रावधान को हटाने के लिए पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए। उसे हटाने के लिए या फिर उसे अगर वो उसको मानना भी चाहती है तो एक बिल जो है या पार्लियामेंट द्वारा पास किया जा सकता है। तो यहाँ हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर किया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें इन दोनों सदनों के बारे में जानकारी देते हैं, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।